Details are scarce, but we can confirm multiple casualties have arrived within the last hour. जैसा कि आप देख सकते हैं, हम इस समय अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। इस शहर में पिछले 2 महीनों के भीतर कम से कम 20 लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों के परिवारों का कहना है कि ना तो कोई बीमारी थी और ना ही कोई हादसा, मौत अचानक हुई। अब तक डॉक्टरों की ओर से कोई स्पष्ट जवाब सामने नहीं आया है। आइए सीधे डॉक्टर से जानते हैं कि आखिर इन लोगों की मौत कैसे हुई। मैं पहले ही साफ कर देना चाहता हूं कि इन लोगों की मौत कैसे हुई, इसका कारण हमें अभी तक पता नहीं चल पाया है। हमारी मेडिकल टीम पूरी तरह जांच में लगी हुई है। सच कहूं तो इन शवों को देखकर मैं खुद भी हैरान हूं। मृतकों के शरीर के अंदर खून की एक भी बूंद नहीं पाई गई है। हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कोई वायरस है या फिर जैसा कुछ कि और। आपने डॉक्टर की बातें सुनी, उन्हें भी अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि लोगों की मौत के पीछे असली कारण क्या है। दिल दहला देने वाली बात यह है कि मरने वाले लोगों के शरीर पर किसी भी तरह की चोट या नुकसान के निशान नहीं मिले हैं। आखिर लोगों की मौत क्यों हो रही है? क्या डॉक्टर हमसे कुछ छिपा रहे हैं या फिर ये किसी खतरनाक वायरस का असर है या इसके पीछे कोई और वजह है? सच्चाई जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। Some stories are not meant to be told. Welcome. अनुभव अपने फ्लैट के आरामदायक बिस्तर को छोड़कर ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। उसके मन में उस समय एक अजीब सी मीठी हलचल थी, क्योंकि आज राखी का बर्थडे है और इसीलिए वह बहुत खुश है। राखी उसकी गर्लफ्रेंड है। दोनों कॉलेज से ही एक साथ हैं। कॉलेज में दोनों की जोड़ी बहुत मशहूर थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और आज राखी का जन्मदिन है। वो जल्दबाजी में कपड़े बदलकर जरूरी कागजात समेटकर फ्लैट की सीढ़ियां उतर गया। गैराज से अपनी प्रिय हैचबैक गाड़ी निकालकर वो जैसे ही शहर की व्यस्त सड़क पर आया, किस्मत ने उसके साथ एक क्रूर खेल शुरू कर दिया। एक अचानक पड़े पत्थर के टुकड़े की टक्कर से उसकी गाड़ी का अगला पहिया तेज आवाज के साथ पंचर हो गया। इस अप्रत्याशित बाधा ने अनुभव को केवल परेशान ही नहीं किया, बल्कि उसके भीतर के उत्साह के गुब्बारे को भी जैसे फोड़ दिया। घड़ी की सुई को देखते हुए उसकी धड़कन तेज हो गई। उसके पास जो जरूरी काम थे, उन्हें खत्म करने के लिए हर मिनट कीमती था। जैसे तैसे स्पेयर टायर लगाकर, पैंट के थोड़े हिस्से पर कीचड़ लगवाकर वो जब ऑफिस की ओर भागा तो उसका मन गहरी निराशा और चिंता से भरा था। ऑफिस पहुंचकर जब वो अपनी कैबिन की ओर बढ़ा तो उसे थोड़ी राहत मिली। बॉस की कैबिन खाली थी, यानी अभी उसे देर से आने का कोई जवाब नहीं देना पड़ेगा। अनुभव चुपके से अंदर घुसकर अपनी डेस्क पर बैठ गया, मानो उसका आना किसी को पता ना चले। उसने एक गहरी शांति की सांस ली, लेकिन ये शांति क्षणिक थी, क्योंकि ठीक उसी पल उसके बॉस, जो समय के बहुत पाबंद थे, हाथों में जरूरी फाइलों का बोझ लिए बेहद गंभीर और रूखे चेहरे के साथ कैबिन में दाखिल हुए। क्या बात है अनुभव, आज इतनी देर कैसे हुई? जी, वो दरअसल रास्ते में गाड़ी पंचर हो गई थी, इसलिए देर हो गई। बॉस के चेहरे के भाव देखकर अनुभव समझ गया कि उसका ये मामूली बहाना बॉस के कड़े मिजाज को नरम नहीं कर पाएगा। अनुभव पिछले कई हफ्तों से ऑफिस में अपनी उपस्थिति के खराब रिकॉर्ड को याद करके अंदर ही अंदर शर्मिंदा हुआ। वो जानता था कि इस स्थिति में छुट्टी मांगना मतलब आग में घी डालने जैसा होगा। मजबूरीवश उसे रात 10 बजे तक काम करने की मानसिक तैयारी करनी पड़ी। काम खत्म करते करते उसकी नजर पड़ी कि ऑफिस के बाहर तब गहरी रात उतर चुकी थी। उपहार खरीदने के लिए वो ऑफिस के पास ही स्थित मशहूर घड़ी के शोरूम में गया। पिछले हफ्ते वो एक खास रीस्ट वॉच ऑर्डर देकर गया था, जो राखी को बहुत पसंद आती। गिफ्ट हाथ में लेकर जब वो बाहर निकल रहा था तो उसके मन में एक मिश्रित भाव था। गाड़ी चलाते चलाते अनुभव के मन में आया कि उसके उपहार में फूलों की कोमलता जोड़ना बाकी है। वह अपनी प्रेमिका को जन्मदिन पर सिर्फ महंगा उपहार नहीं, बल्कि स्नेह के प्रतीक के रूप में कुछ देना चाहता था। लेकिन इतनी रात में कोई फूलों की दुकान खुली होने की बात नहीं।
उदासी उसे घेरने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर बस स्टैंड के पास एक बुजुर्ग व्यक्ति पर पड़ी। दुबला पतला और कमजोर, कुछ गुलाब लेकर धीरे धीरे चल रहे थे। अनुभव के मन में एक आशा की किरण जग उठी। अनुभव ने जल्दी से गाड़ी रोकी और बुजुर्ग के पास गया। बुजुर्ग खराश भरी आवाज में खांसते हुए बोले, हाँ बाबू, लोगे? बस यही कुछ बचे हैं, सब मुरझा गए हैं। अनुभव ने देखा ज्यादातर गुलाब अपनी ताजगी खो चुके थे, लेकिन एक शानदार लाल चमकदार गुलाब जैसे अविश्वसनीय रूप से उज्जवल होकर चमक रहा था। उस एक फूल को देखते ही उसका मन खुशी से भर गया। उसे लगा यही गुलाब तो राखी के लिए बना है। उसने पूछा, दादाजी, ये गुलाब कितना है? बूढ़े आदमी ने कहा, जो तुम्हारा मन चाहे दे दो, वैसे भी ये फूल अब बिकने वाला नहीं है। बूढ़े की सादगी और उसकी दयनीय हालत देखकर अनुभव ने उसके हाथ में 100 रुपए थमाए और वो उस एकमात्र चमकदार गुलाब को लेकर जल्दी से राखी के घर की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन अनुभव को जरा भी पता नहीं चला कि उसके जाने के बाद क्या हुआ। अनुभव जैसे ही गुलाब लेकर चला गया, वह बूढ़ा आदमी धीरे धीरे एक पेचीदा मुस्कान मुस्कुराने लगा, मानो जैसे उसे जो चाहिए था वह मिल गया हो। जैसे ही राखी की कॉलिंग बेल बजी, दरवाजा खुला और जो सामने खड़ी थी वो मानो अनुभव के मन की प्रतिछाया थी। सुंदर, कम उम्र की और उसकी भावी जीवन संगिनी। राखी थोड़ा नाराज होकर बोली, ये क्या वक्त हुआ तुम्हारे आने का? तुम्हारे लिए सब भूखे बैठे हैं। सॉरी यार, आज जरा ज्यादा काम था, बॉस से छुट्टी नहीं मिली। फिर अनुभव ने राखी को गिफ्ट दिया और बोला, हैप्पी बर्थडे मेरी खूबसूरत होने वाली पत्नी। राखी हल्का सा लाल हो गई। उसकी आंखों में झिलमिलाती मुस्कान थी। दिल की धड़कन जैसे एक पल को रुक सी गई। वह नजरों को झुकाकर मुस्कुराई और उसी कोमल पल में अनुभव ने प्यार भरे अंदाज में उसके गाल को हल्के से दबा दिया। उसकी उंगलियों के स्पर्श से राखी का चेहरा और भी लाल हो उठा। फिर वे सब अंदर हंसी मजाक के माहौल में केक काटा गया और सबने मिलकर डिनर किया। रात खुशियों से भर उठी। डिनर के बाद जब राखी अनुभव को अपने बेडरूम की ओर ले जा रही थी, तभी अनुभव को अचानक उस गुलाब की याद आई। वह जल्दी से नीचे गया और कार से गुलाब लेकर आया। गुलाब को देखते ही राखी के चेहरे पर एक मासूम बच्चे जैसी खुशी झलक उठी। उसकी आंखें चमकने लगी और उसने अचानक अनुभव को कसकर गले लगा लिया। उस पल में अनुभव की पूरे दिन की थकान, तनाव और बेचैनी जैसे गायब हो गई। बस रह गया प्यार की गर्माहट और उस गुलाब की मीठी खुशबू। रात बहुत हो जाने के कारण अनुभव ने विदा ली। जब वह घर पहुंचा तब रात के 12:30 बज चुके थे। अत्यधिक थकान के कारण उसमें फ्रेश होने की भी ताकत नहीं बची थी। उधर राखी ने उस शानदार लाल गुलाब को अपने बिस्तर के पास रख दिया और उसे निहारते निहारते गहरी नींद में डूब गई। अगले दिन रविवार था। राखी के माता पिता किसी रिश्तेदार के घर चले गए थे, इसलिए राखी ने अनुभव को अपने घर बुला लिया। दोनों ने रविवार का दिन अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमते हुए बिता दिया। अगली सुबह अनुभव ने खुद को अस्वस्थ महसूस किया। उसे तेज बुखार था और उसका पूरा शरीर टूट रहा था। इधर राखी के ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग थी, इसलिए उसे जाना ही था। ठीक उसी समय डोरबेल बजी। राखी ने दरवाजा खोला। सामने एक बेहद खूबसूरत युवती खड़ी थी, जिसके चेहरे पर एक मधुर स्नेह भरी मुस्कान थी। उसने लाल साड़ी पहन रखी थी और आंखों में काजल की हल्की रेखा थी। युवती नम्र स्वर में बोली, दीदी, मैं चंद्रलता हूँ। मीना दीदी को बहुत तेज बुखार है, इसलिए मैं काम करने आई हूँ। राखी मन ही मन थोड़ी असहज महसूस कर रही थी, लेकिन अनुभव को बीमार हालत में छोड़ जाने के कारण उसके मन में एक अजीब सी चिंता उठी। उसने जल्दी से अनुभव को सावधान किया और उसे दवा लेने को कहा। अनुभव उस समय बिस्तर पर आधा लेटा हुआ था। राखी अनुभव से फुसफुसाते हुए, तुम जरा तकलीफ उठा कर ही सही, लेकिन टेबल के पास जाकर बैठना, उस पर थोड़ा नजर रखना, कौन जाने कैसी लड़की है। राखी के चले जाने के बाद चंद्रलता ने काम शुरू किया। अनुभव सोफे पर लेटा टीवी देख रहा था।
तभी पीछे से चंद्रलता ने नम्र आवाज में कहा, दादा बाबू, एक कप चाय बना दूं क्या? पियेंगे? थोड़ा अदरक डालकर बना दूं? थोड़ा पी लीजिए, आराम लगेगा। अनुभव ने कहा, अच्छा तो दे दो एक कप, लेकिन बिना चीनी के बनाना। थोड़ी देर बाद चंद्रलता चाय का कप हाथ में लेकर आकर बोली, लीजिए दादा बाबू, चाय पी लीजिए, देखेंगे आराम लगेगा। चाय पीने के बाद अनुभव ने महसूस किया कि उसका सिर धीरे धीरे भारी होता जा रहा है। उसकी आंखों पर एक अजेय नींद उतरने लगी। जब चंद्रलता उसे लिटाने आई तो उसके बर्फ जैसे ठंडे हाथ अनुभव के शरीर को छूते ही वह सिहर उठा। इस ठंडे स्पर्श ने उसकी खराब हालत के बीच एक अजीब सी सिहरन पैदा कर दी। अनुभव डांटना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया, क्योंकि नींद ने उसे पूरी तरह घेर लिया था। अचानक अनुभव की नींद चंद्रलता की आवाज से टूट गई। यन कोई मायावी सुर में उसे पुकार रहा हो। चंद्रलता उसे बुला रही थी। दादा बाबू, ओ दादा बाबू, उठिए ना दादा बाबू, ओ दादा बाबू। कौन? ओ अच्छा, तुम हो, बोलो। दादा बाबू, मैंने सारे काम कर दिए हैं, अब मैं चलती हूँ। अनुभव ने अनुमति दे दी, लेकिन जब जाते समय उसकी नजर चंद्रलता पर पड़ी तो जो उसने देखा उसे देखकर वह चौंक गया और डर गया। चंद्रलता के चेहरे पर एक अजीब सी टेढ़ी मुस्कान थी। उसकी आंखें बेहद तेज और डरावनी लग रही थी। वह उसी डरावने अंदाज में चलते हुए वहां से चली गई। कुछ समय बाद राखी घर वापस आई। अनुभव को देखकर उसे बहुत बुरा लगा। दोनों ने डिनर किया और फिर सोने चले गए। दोनों घर के अंदर एक साथ बैठकर हाथ में हाथ डालकर बातें कर रहे थे। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनकी किस्मत में कुछ भयानक उनका इंतजार कर रहा है। ठीक उसी समय राखी को एक बहुत ही मीठी और खूबसूरत खुशबू आई। खुशबू महसूस कर राखी ने कहा, आह, क्या खूबसूरत गुलाब की खुशबू है। देखो, जो गुलाब तुमने मुझे दिया था ना, वो कितनी अच्छी खुशबू दे रहा है। राखी की बात सुनकर अनुभव को थोड़ा शक हुआ। इतने दिनों पुराना गुलाब और आज भी उतना ही ताजा, लाल और खुशबू से भरा। यह बात उसे अजीब लगी। सोचते सोचते दोनों की नींद लग गई। उस रात अनुभव ने सपना देखा। सपने में चंद्रलता उसके सामने खड़ी थी और बोली, दादा बाबू, एक कप चाय बना दूं अदरक डालकर? देखिएगा, बहुत आराम लगेगा। इसके बाद वह जोर जोर से डरावनी हंसी हंसने लगी। अनुभव अचानक डरकर उठ गया। उसकी घबराहट से राखी की भी नींद टूट गई। राखी घबराकर डरते हुए बोली, क्या हुआ? कोई सपना देखा क्या? क्या बात है, मुझे बताओ। मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। अनुभव ने खुद को संभाला और धीरे से बोला, अरे नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, बस एक सपना देखा था। छोड़ो, कुछ खास नहीं था, फालतू सा सपना था बस। कुछ देर बाद वे फिर से सो गए। अगली सुबह राखी अनुभव के लिए दवा खरीदने बाजार चली गई। उसके जाने के थोड़ी देर बाद ही डोरबेल बजी। अनुभव दरवाजा खोलने गया। सामने चंद्रलता खड़ी थी। अनुभव ने उसे अंदर आने को कहा। वह अंदर आई और हमेशा की तरह काम करना शुरू कर दिया। अनुभव की तबीयत अभी भी ठीक नहीं थी। वह सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा था। तभी उसकी नजर चंद्रलता पर पड़ी। वह उसकी तरफ देखकर धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी, लेकिन अगले ही पल अनुभव को ऐसा लगा जैसे चंद्रलता के चेहरे पर मांस ही नहीं, सिर्फ हड्डियां हैं। खोपड़ी जैसी मुस्कान, खाली डरावनी आंखें। उसी समय अचानक फिर से डोरबेल बजी। पलक झपकते ही चंद्रलता का चेहरा फिर बिल्कुल सामान्य हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अनुभव ने खुद से कहा, शायद बुखार और कमजोरी की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। डोरबेल खोलते ही राखी अंदर आई और अनुभव को दवा दी। अनुभव ने दवा खाई और दूसरी ओर चंद्रलता ने अपना काम पूरा किया और घर चली गई। उस रात वे दोनों जल्दी ही सो गए। अगली सुबह अनुभव का फिर बुखार बढ़ गया तो राखी ने उसके दोस्त समीर को फोन किया। कुछ देर बाद समीर घर पहुंचा। अनुभव को देखकर वह घबरा कर बोला, ये क्या हाल बना रखा है तूने अनुभव? अनुभव धीमी आवाज में और मुश्किल से बोलते हुए बोला, समझ नहीं आ रहा यार, क्या हो रहा है। किसी भी तरह से शरीर ठीक नहीं हो रहा।
और फिर अनुभव ने समीर को अपने पास बुलाया और धीरे धीरे चंद्रलता के चेहरे वाली बात उसे बताई। फिर बोला, राखी को मत बताना, वो डर जाएगी। सब कुछ सुनकर समीर ने कहा, ये क्या बकवास कर रहा है तू? अच्छा रुक, मैं देखता हूँ क्या किया जा सकता है। यह कहकर समीर वहां से चला गया। अगले दिन सुबह समीर फिर आया और अनुभव को एक रुद्राक्ष का लॉकेट देकर बोला, सुन, ये ले, नहाने के बाद महादेव का नाम जप कर इसे पहन लेना, देखना तेरी तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी। राखी के ऑफिस जाने के बाद अनुभव ने नहाकर रुद्राक्ष धारण कर लिया। पूरा दिन उसने पेंटिंग बनाकर बिताया। वही उसका सबसे पसंदीदा शौक था। शाम करीब 6 बजे फिर से डोरबेल बजी। अनुभव ने दरवाजा खोला और देखा चंद्रलता सामने खड़ी है। इतनी अजीब और असमय उसकी मौजूदगी देखकर अनुभव के मन में एक अनजाना डर और बेचैनी होने लगी। दादा बाबू, सुबह थोड़ी तबीयत खराब थी इसलिए नहीं आ पाई, तो अब आ गई हूँ। अगर कोई बर्तन हो तो धो दूं और कमरा भी साफ कर दूं, बस इतना करके चली जाऊंगी। अनुभव ने उसे अंदर आने की अनुमति तो दे दी, लेकिन उसके भीतर का डर और भी बढ़ गया। उसने राखी को फोन करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क बार बार कट जा रहा था। वह लैपटॉप पर काम करने बैठा, लेकिन अचानक कमरे में गुलाब की तीखी खुशबू फैल गई, इतनी तेज कि उसका मन घबरा उठा। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। वह झटके से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह फिर से काम में ध्यान देने लगा, लेकिन वह एहसास फिर आया और इस बार उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। चंद्रलता थी, हाथ में चाय की ट्रे, और वह बिल्कुल बिना हिले डुले खड़ी थी। उसी क्षण अचानक बिजली चली गई। अब पूरा कमरा अंधेरे में था। सिर्फ लैपटॉप की स्क्रीन की हल्की रोशनी पड़ रही थी। उस हल्की रोशनी में चंद्रलता का चेहरा दिखाई दिया और उसे देखकर अनुभव के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। वह चेहरा बेहद डरावना, असमान और जीवित इंसान जैसा नहीं। और जब उसकी नजर चंद्रलता की आंखों पर गई, उसका दिल धक से रुक गया, क्योंकि उसकी आंखों में कोई पुतली ही नहीं थी, बस खाली काली अंतहीन गहराई। अनुभव का गला सूख गया, उसके शब्द जैसे अटक गए। तभी चंद्रलता ने उसी नर्म, धीमी लेकिन डरावनी आवाज में कहा, दादा बाबू, चाय ठंडी हो जाएगी, पीजिए, अदरक डालकर बनाई है। बोलते बोलते चंद्रलता अचानक एक जोरदार डरावनी हंसी में फट पड़ी। उसकी हंसी इतनी तीखी थी कि ऐसा लगा मानो उसका चेहरा कान तक फट गया हो। नुकीले दांत बाहर निकल आए और गालों से खून बहने लगा। उसकी शक्ल बिल्कुल एक सूखे कंकाल जैसी हो गई। अनुभव डर के मारे चीख भी नहीं सका। वह तेजी से दरवाजा खोलकर बाहर भागना चाहता था, लेकिन दरवाजा जैसे किसी अदृश्य ताकत से बंद हो गया था। घबराकर अनुभव सोफे के पीछे छिप गया। उसने देखा सोफा समेत कमरे का हर सामान हवा में तैरने लगा है और बीच में तैर रही है वह पिशाच रूप धारण कर चुकी चंद्रलता। कमरे में गुलाब की खुशबू इतनी तेज हो गई थी कि उसकी सांसें घुटने लगी। पिशाचिनी ने अपने हाथ में पकड़ा लाल गुलाब अनुभव की ओर फेंक दिया। गुलाब किसी धारदार तीर की तरह उसकी तरफ लपका। अनुभव हिल भी नहीं सका। उसके पांव जैसे पत्थर बन गए थे। जैसे ही गुलाब आकर उसके सीने पर लगा, एक तेज चमक फूट पड़ी। उस रोशनी में पूरा कमरा जलता हुआ सा दिखा और उसी के साथ एक भयानक चीख गूंज उठी। इसके बाद अनुभव को कुछ भी याद नहीं रहा। अगली सुबह राखी घर पहुंची और देखा कि दरवाजा अंदर से लॉक है। काफी देर तक आवाज देने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो वह पड़ोसियों को बुलाकर दरवाजा तोड़वाती है। जैसे ही वह अंदर आई, उसने देखा अनुभव जमीन पर बेहोश पड़ा है। कमरे में हर तरफ सामान बिखरा पड़ा, कुछ चीजें तो टूटी हुई थी। राखी घबरा गई। वह तुरंत उसके पास गई और उसके चेहरे पर पानी छींटा। कुछ देर बाद अनुभव की आंखें धीरे धीरे खुली, लेकिन उसकी आंखों में डर और भ्रम साफ दिखाई दे रहा था। उसे कल रात की एक भी बात याद नहीं थी। उसने सिर्फ एक चीज नोटिस की, उसकी गर्दन में पहना हुआ रुद्राक्ष गायब था। राखी चिंतित स्वर में बोली, क्या हुआ, मुझे बताओ, ये सब कैसे हुआ? तुम ठीक हो ना? कल मेरी गाड़ी ठीक नहीं हुई थी,
इसलिए मैं सोनाली के घर रुक गई थी। मैंने तुम्हें फोन किया था लेकिन तुम्हारा फोन नॉट रीचेबल आ रहा था। अनुभव कुछ बोल नहीं पाया, बस एक ही शब्द उसके मुंह से निकला, अच्छा, चंद्रलता। अगले दिन वे लोग बस्ती में मीना दी को ढूंढने गए और वहां जाकर उन्होंने जाना कि मीना दी ने चंद्रलता को कभी नहीं भेजा था। यहाँ तक कि उस बस्ती में उस नाम की कोई महिला रहती ही नहीं थी। उन्होंने सारी बात समीर को बताई। समीर उन्हें एक तांत्रिक के पास ले गया। वे तांत्रिक बाबा के पास आकर देखते हैं कि तांत्रिक बाबा आंख बंद करके बैठे हैं। तांत्रिक बाबा को देखते ही मन से अपने आप भक्ति निकल आती है। राखी ने तांत्रिक बाबा को सब कुछ खुलकर बता दिया। सब सुनने के बाद तांत्रिक बाबा थोड़ा सा स्नेह भरी मुस्कान के साथ बोले, समीर बेटा, तुमने बहुत सुंदर काम किया है। यह बात सुनकर अनुभव और राखी दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। वे कुछ भी समझ नहीं पाए। उनकी हैरानी देखकर तांत्रिक बाबा ने कहा, क्या बेटा, कुछ समझ नहीं पा रहे हो? अच्छा रुको, सब समझाकर बता रहा हूँ। तांत्रिक बाबा ने बोलना शुरू किया। पिछले कुछ महीनों से इस शहर में कुछ लोग अजीब तरह से मरने लगे थे। सभी की मौत एक ही वजह से हो रही थी। किसी के शरीर में खून की एक बूंद भी नहीं मिलती थी, जैसे किसी ने शरीर से सारा खून चूस लिया हो। मैं समझ गया था कि इसके पीछे कोई काली शक्ति है, इसलिए मैंने तय किया कि उस काली शक्ति को खत्म करना होगा। एक दिन रात को चलते चलते मैंने देखा एक बूढ़ा आदमी गुलाब के फूल बेच रहा है। एक आदमी ने उससे एक गुलाब खरीदा और चला गया। उस आदमी के जाने के बाद बूढ़ा हल्की सी मुस्कान हंसा, और मैंने जो देखा उसे देखकर मेरा पूरा शरीर डर से कांप उठा। डर के मारे मेरे हाथ पैर जैसे जम गए। वो बूढ़ा एक लाल साड़ी पहनी हुई औरत में बदल गया। इसके बाद मैं कई दिनों तक उस औरत का पीछा करता रहा। धीरे धीरे जो सच मेरे सामने आया, उससे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए। असल में वो कोई औरत नहीं थी, वो एक भयानक पिशाच थी। वो गुलाब बेचने का नाटक करती थी, असल में अपने शिकार की तलाश में रहती थी। जो भी उससे गुलाब खरीदता वही उसका शिकार बन जाता। वो धीरे धीरे अपने शिकार को कमज़ोर करती थी और तीसरे दिन मौका देखकर उसके सीने में वार कर सारा खून चूस लेती थी और उसे मार देती थी। मुझे नहीं पता कि वो ऐसा क्यों करती थी। एक दिन तुम्हारे दोस्त समीर मेरे पास आया और उसने मुझे सब कुछ बता दिया। मैंने तुरंत महादेव की रुद्राक्ष की माला समीर के हाथ में देकर कहा, किसी भी तरह कल ये माला अनुभव को पहना देना, वरना उसे कोई नहीं बचा पाएगा। वही रुद्राक्ष तुम लोगों की रक्षा कर पाई। इतना कहकर तांत्रिक बाबा चुप हो गए। कुछ देर तक सब लोग खामोशी से बैठे रहे। थोड़ी देर बाद अनुभव ने तांत्रिक बाबा के चरण छुए और प्रणाम किया। फिर कहा, प्रभु, आपने मेरा जीवन बचा लिया। नहीं बेटा, मैंने कुछ भी नहीं किया। स्वयं महादेव ने तुम्हारी रक्षा की है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। कुछ महीनों बाद एक बूढ़े आदमी के पास एक गाड़ी आकर रुकी। करीब 25 या 26 साल का एक लड़का उस बूढ़े आदमी से गुलाब खरीद रहा था। लड़का वहां से चला गया और उसके जाने के बाद बूढ़ा आदमी हंसने लगा। तो क्या वह काली शक्ति अभी खत्म नहीं हुई है? कौन जाने उस काली शक्ति के हाथों और कितने लोग शिकार बनेंगे। और आखिर यह काली शक्ति है कौन, और वह ये सब क्यों कर रही है?